ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेथड्स टू मेजर लेंथ। मेथड्स टू मेजर लेंथ पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना दी हुई है। उसमें मैंने ट्रायंगुलेशन मेथड, पैरेलैक्स मेथड एज वेल एज इंटेंसिटी मेथड आपको बता दिया है, कैसे अपन डिफरेंट प्लैनेट्स को मेजर करते हैं इन तीनों मेथड से। फिर आज की वीडियो में समझने जाएंगे मेथड्स टू मेजर लेंथ की ही वीडियो है, पर आज समझेंगे जो रिमेनिंग मेथड्स बच चुके हैं। तो मेरा नाम है अर्चित महाजन और ये आपका चैनल है इश्के साइंस। तो बच्चे, आज शुरू करते हैं कोपरनिकस मेथड। तो आज जो सबसे पहला अपन ने मेथड शुरू करना है वो होता है कोपरनिकस मेथड। तो कोपरनिकस मेथड अपन से क्या कहता है? ये मेथड बच्चे यूज होता है टू मेजर इंफीरियर प्लैनेट। दिस मेथड इज यूज टू मेजर इंफीरियर प्लैनेट्स। सर, इंफीरियर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? इंफीरियर प्लैनेट्स वो वाले प्लैनेट्स होते हैं जो सन और अर्थ के इन बिटवीन होते हैं या सन और अर्थ के पास होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं दिस मेथड इज यूज टू मेजर डिस्टेंस of inferior planets. What are inferior planets? Inferior planet क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये inferior planets होते हैं the planets which are closer to Earth and Sun are called inferior planets. तो इन्हें ही क्या कहा जाता है? इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है। सर, ये मेरे को समझ लग गया कि इंफीरियर प्लैनेट्स किसको कहते हैं? जिनकी दूरी सन और अर्थ से कम होती है, ठीक है, यानी कि वो नजदीक होते हैं। सर, एग्जांपल देके बताओ। बच्चे, एग्जांपल लेंगे तो इसमें दो इंफीरियर प्लैनेट्स आएंगे, मरकरी, वीनस एंड मार्स। इन यही तीन प्लैनेट्स हैं, ये वाले तीन मेजर प्लैनेट्स हैं जिनको इंफीरियर प्लैनेट्स कहा जाता है और इनको ही हम मेजर कर सकते हैं थ्रू कोपरनिकस मेथड। तो बच्चे, कोपरनिकस मेथड तो मेरे को समझ लग गया कि इंफीरियर प्लैनेट्स के लिए काम आता है। अभी बात करते हैं कि होता क्या है। तो कोपरनिकस ने इसको सॉल्व करने के लिए ये अज्यूम कर लिया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। तो ही इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या करेंगे अपन? वी अज्यूम दैट planet revolve in a circular orbit. प्लैनेट कहां पर रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सर, इतना मेरे को समझ लग गया कि इसमें मानना है कि प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। सर, इससे मेजर कैसे करेंगे डिस्टेंस? तो पहले देखो, सेंटर में तुम्हें सन ड्रॉ करो। यहां पर कोई प्लैनेट है, यहां पर हमारा अर्थ है। तो यहां पर प्लैनेट है और यहां पर कौन है? अर्थ है। अब ये देखो, इस दूरी को, इस दूरी को तुम क्या कहोगे? ये सन और प्लैनेट की दूरी है तो तुम इसे कहोगे आरपीएस। क्या कहोगे? आरपीएस। मतलब आरपीएस क्या हुआ हमारा? डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। ये हमारा आरपीएस हो गया। ये दूरी कौन सी है? ये दूरी है सर अर्थ और प्लैनेट की, तो इसे हम कहेंगे आर ईपी। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? आर ईपी कहेंगे इसे। अब ये जो दूरी है, दिस इज अ मेजर दूरी, ये सन और अर्थ के बीच में है, तो इसे हम आर एस ई कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? आर एस ई। तो ये तुम्हें समझ जाना चाहिए कि आर ईपी होता है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, और आर एस पी है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो तुम अगर इसको नोट करना चाहते हो तो पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे मैं इसको डिटेल में बताता हूं।
तो चलिए बच्चे अभी आगे करते हैं। तो देखो आगे करना क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे। अपन को मेजर करना है जब प्लैनेट का डिस्टेंस सन से मैक्सिमम होगा, व्हेन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम फ्रॉम सन। ठीक है, जब डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट सन से क्या होगा, मैक्सिमम होगा, व्हेन द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम फ्रॉम द सन। ठीक है, तब मेरी बात याद रखना, द एंगल बिटवीन आरपीएस and RES, that is planet sun and planet earth, becomes 90 degree, और becomes perpendicular, है ना। RPS becomes perpendicular to RPS becomes perpendicular to RES E। ओके, तो मैंने क्या कहा कि जब, ये बात ध्यान से सुनना, जब प्लैनेट की दूरी सबसे ज्यादा होगी सन से, तब आरपीएस आरईपी के बराबर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखना, कभी भी दो चीजें हैं, दो लाइंस एक पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, तो तुम्हें उस लाइंस को दूरी सबसे ज्यादा करनी है। दो लाइंस एक पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, तो इन दोनों में दूरी सबसे ज्यादा करनी है। इन दोनों पॉइंट्स में तुम एंगल कितना बनाते हो, यहां पर 90 डिग्री। तो यहां पर एंगल कितना सपोज कर लिया, 90 डिग्री। उस टाइम पे बच्चे यहां पर दैट इज बिटवीन अर्थ और प्लैनेट, अर्थ और प्लैनेट के बीच में और सन और अर्थ के बीच में एक एंगल सबटेंड होगा जिसे हम कहेंगे ई, जिसे हम क्या कहेंगे, ई। एट दैट टाइम, उस टाइम पे, एट दैट टाइम द एंगल बिटवीन RSE, that is sun earth, and REP is E, called planets elongation, मैंने क्या कहा कि जब क्या होता है, अपन पढ़ रहे हैं कोपरनिकस मेथड। कोपरनिकस ने अज्यूम किया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। मैंने कहा यहां पर कोई प्लैनेट होगा, ये प्लैनेट सन का डिस्टेंस, ये अर्थ प्लैनेट का डिस्टेंस, और ये सन अर्थ का डिस्टेंस। मैंने कहा कि जब प्लैनेट की दूरी सन से सबसे ज्यादा होगी, तब एंगल बनेगा यहां पर 90 डिग्री, ये वाला एंगल। ठीक है, बिटवीन आरपीएस एंड आरईपी। उस टाइम पे अर्थ सन के बीच में और अर्थ प्लैनेट के बीच में एक एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड प्लैनेट्स एलोंगेशन। अभी ये बन गया बच्चे एक परपेंडिकुलर ट्राइंगल, और इससे, इस डाटा को यूज करके तुम लिख सकते हो साइन ऑफ ई, ये जो एंगल है साइन ऑफ ई इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन आर प्लैनेट सन अपॉन आरपीएस दैट इज प्लैनेट सन। इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज दैट इज सन अर्थ। तो ये आपको मिल जाएगा प्लैनेट से दूरी, प्लैनेट सन की दूरी मिल जाएगी आपको, दैट इज RSE इंटू साइन ऑफ ई। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि प्लैनेट सन के बीच में दूरी कितनी होगी, सन अर्थ के बीच में जो दूरी है, इंटू प्लैनेट साइन ऑफ प्लैनेट्स एलोंगेशन। तुम्हें पता है अर्थ की दूरी क्या होती है, अर्थ और सन की दूरी को अपन कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अपन लिख सकते हैं 1 AU टाइम्स साइन ऑफ ई। तो यहां से तुम्हें पता चल गया कि कोपरनिकस मेथड से हम प्लैनेट और सन के बीच में दूरी कैसे निकाल सकते हैं। एक बार रिवाइज करवा देता हूं, क्या करना है, अगर तुम्हें कोपरनिकस मेथड लगाना है तो तुम्हें सेंटर में मानना है सन, बीच में मानना है प्लैनेट, और साइड पे मानना है अर्थ। जिनमें दूरी निकाल रहे हो, तो अगर प्लैनेट सन में तो उसे कह दिया RPS, प्लैनेट अर्थ में तो REP, सन प्लैनेट में तो RSE, सन अर्थ में तो RSE। अब ये दूरी बन गई। अब मैंने क्या कहा, कोपरनिकस ने एक कंडीशन का इस्तेमाल किया, उसने कहा कि जो प्लैनेट और सन की दूरी जिस टाइम मैक्सिमम होगी, प्लैनेट और सन की दूरी जिस टाइम मैक्सिमम होगी, तब एंगल बनेगा 90 डिग्री, और ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके अपन लिख सकते हैं कि जो साइन ई है, दैट इज इस ई को क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स एलोंगेशन। इसे क्या कहा जाता है, प्लैनेट्स एलोंगेशन। तो जो ये ई है, साइन ऑफ ई निकालोगे तो ये सामना परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, RSE इधर मल्टीप्लाई होगा, तो आपको प्लैनेट सन से दूरी मिल जाएगी, सन से प्लैनेट की दूरी मिल गई, और
आपको पता है सन से अर्थ की दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होती है, इनटू मैंने क्या लिख दिया, साइन। इसी मेथड को कहा जाता है कोपरनिकस मेथड। तो ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है अगर तुम्हें कोपरनिकस मेथड को अप्लाई करना है। एक बार नोट कर लो, फिर अपन अगर चलते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। अभी अपन ने पढ़ लिया कि कोपरनिकस मेथड कैसे यूज करते हैं। कोपरनिकस मेथड को अपन स्टडी करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इंफीरियर प्लैनेट्स, अंदरले जो प्लैनेट्स हैं लाइक मार्स, वीनस, मरकरी। पर हमारे पास इंफीरियर प्लैनेट्स भी हैं सर, लाइक सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून। इनको कैसे फाइंड करेंगे, इनकी दूरी कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले अपन लिख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स। तो अपन लिख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सुपीरियर प्लैनेट्स। तो सुपीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं? द प्लैनेट्स which are far away from earth and sun are called superior planets। तो क्या सर सुपीरियर प्लैनेट्स की दूरी अपन जान सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, हम सुपीरियर प्लैनेट्स की दूरी को भी पता कर सकते हैं। लेकिन कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए अपन यूज करेंगे कैपलर्स लॉ। क्या यूज करेंगे? कैपलर्स लॉ। अपन इसमें यूज करेंगे कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बच्चे जब कोपरनिकस ने अज्यूम कर लिया था कि जो इंफीरियर प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, केपलर ने अज्यूम किया कि एक्चुअल में क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं होती, पूरी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती है। तो इलिप्टिकल इलिप्स क्या होती है, ये सारी वीडियोस इसके बारे में सारी चर्चा मैं मैथमेटिकल टूल्स में कराया हुआ हूं। तो अगर आपको इलिप्स जानना है कि इलिप्स क्या होती है तो आप मेरी वहां पर जाके वीडियो देख सकते हो। अभी मैं किस पे बात कर रहा हूं? कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। इसको समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्लैनेट किस में रिवॉल्व करते हैं। प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। प्लैनेट हमेशा किस में रिवॉल्व करेंगे? वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे। सर इतना मेरे को पूरा अच्छी तरह से समझ लग गया, पर एलिप्टिकल ऑर्बिट ऐसी दिखती है, ठीक है। अभी इसमें जो सेंटर से लंबी दूरी होती है उसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और जो छोटी दूरी होती है उसे कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। तो ये तुम्हें मैंने बता दिया कि कोई प्लैनेट है वो किसमें रिवॉल्व कर रहा है, इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट किसमें रिवॉल्व कर रहा है? एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। सर इतनी बात मेरे को पूरी समझ लग गई। तो केपलर्स लॉ क्या कहता है? केपलर लॉ कहता है कि पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट is directly proportional to, यहां पर अपन ने लिखना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ। तो ये एक सेकंड लाइन चेंज कर देता हूं मैं, पूरी अच्छी वाली लाइन लिखते हैं। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to cube of semi major axis। तो क्या लिखा सर आपने, ये क्या केपलर्स थर्ड लॉ क्या कह रहा है तुम्हें? तो वही समझाने जा रहा हूं। यहां पर मैंने वर्ड यूज किया पीरियड, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? अगर कोई प्लैनेट है उसको पूरा एक एलिप्टिकल पाथ कंप्लीट करने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, कौन सा एलिप्टिकल चक्कर, कितना टाइम लगा, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बॉडी यहां से ए पॉइंट से शुरू हुई, मूव की, वहीं पर आई, तो उसे क्या कहेंगे अपन? उसको कितना टाइम लगा एक पूरी रेवोल्यूशन खत्म करने में, एक पूरा चक्कर खत्म करने में,
तो उसे क्या कहेंगे अपन, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसने क्या कहा, कैपलर्स ने क्या कहा, कैपलर ने कहा कि जो स्क्वायर कर दो अगर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन मतलब टाइम, तो टाइम की अगर अपन स्क्वायर कर दें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के। स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। जितनी ज्यादा लंबी सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, अगर प्लैनेट को टाइम लग रहा है टी, तो जो टी की स्क्वायर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट की क्यूब पे। तो मैंने क्या कहा कि प्लैनेट को अगर टाइम ऑफ रेवोल्यूशन टी लग रहा है तो ये टाइम ऑफ रेवोल्यूशन रिलेट कराया गया है विद सेमी मेजर एक्सिस। उन्होंने क्या कहा कि अगर जो टाइम पीरियड की जो स्क्वायर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अब सर मतलब समझाओ, दो प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं अपन, तो इसको यूज कैसे करेंगे सर, इसको यूज कैसे करेंगे, ये समझ आ गया कि अगर एक चक्कर लगने में टाइम टी लग रहा है तो जो उसकी स्क्वायर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि उसने कौन सी एलिप्स में चक्कर लगाया, उसकी सेमी मेजर एक्सिस कितनी थी उसके क्यूब के। तो ये अपन को बता रहा था कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सर इतना मेरे को पूरा प्रॉपरली समझ लग गया कि टाइम लगा टी, तो टाइम टी की जो स्क्वायर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्यूब के, किसकी क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस की क्यूब के। सर इतना समझ लग गया। तो अभी बताओ कि इसको यूज कैसे करेंगे। मैंने कहा कि यहां पर आप फॉर्मूला बना दीजिए T1 स्क्वायर इक्वल टू K इंटू A1 क्यूब। तो कोई पहला प्लैनेट है, उसकी टाइम पीरियड T1 है, उसकी स्क्वायर करेंगे वो K टाइम्स उसकी सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होगा। फिर T2 स्क्वायर K टाइम्स A2 की क्यूब के बराबर होगा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, डिवाइड 1 एंड 2। तो मैंने कहा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, T1 बाई T2 इक्वल टू A1 बाई A2 की क्यूब, यहां पर स्क्वायर आ जाएगी, K से K कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और यहां पर हम कह सकते हैं T1 बाई T2 की स्क्वायर इज इक्वल टू A1 बाई A2 की क्यूब। सर अब इसको यूज कैसे करना है, तो पहले तुम इतनी चीज नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको अपन यूज कैसे करते हैं। तो तुमने मेरे को लगता है कि पॉज करके नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखो अब इसको यूज कैसे करना है। सर मेरे पास प्लैनेट पी है जिसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन मेरे को पता है, उसको मान लेते हैं टीपी, ठीक है। और हमारे पास पता है कि प्लैनेट अर्थ है, अर्थ का भी टाइम ऑफ रेवोल्यूशन हमें पता है, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, 1 ईयर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कैपलर्स थर्ड लॉ, जो अपन पीछे फॉर्मूला निकाल के आए थे, तो टाइम ऑफ प्लैनेट अपॉन टाइम ऑफ अर्थ इन कंप्लीशन ऑफ 1 रेवोल्यूशन, उसकी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट पी और सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ उसकी क्यूब के। अपन मान के चलते हैं कि जो सेमी मेजर एक्सिस है अर्थ की वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, मतलब सन की दूरी से लगभग मान लेते। तो अपन, या फिर अगर तुमने नहीं माननी तो इसको ए ही रहने दो, ए ई ही रहने दो। कई बुक्स में वो माना गया होता है, कई बुक्स में नहीं माना गया होता, तो मैं दोनों केस तुम्हें पढ़ा दूंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं सेमी मेजर एक्सिस अर्थ की है ए ही और प्लैनेट पी की होगी, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट पी होगी एपी। अब देखो तुम्हें टीपी पता है, इज नोन, बिकॉज मैंने तुम्हें बताया कि प्लैनेट पी का कितना टाइम लगता है वो हमने पहले से पता करके रखना है। अर्थ का भी हमें पता है। ए की क्यूब को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करा दूं, ए की क्यूब को इधर मल्टीप्लाई करा दूं, तो यहां पर बच जाएगा सिर्फ एपी की क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मैंने क्या ले ली, क्यूब रूट ले ली। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर रह जाएगा क्यूब रूट ए रह जाएगा, और यहां पर हो जाएगा टीपी अपॉन टीई की पावर 2/3, यहां पर एपी हमारा निकल आएगा। तो ये हमारी निकल आई सेमी मेजर एक्सिस ऑफ प्लैनेट, जिसकी हम निकालना चाहते थे दूरी, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस की अपन ने निकाली, सेमी मेजर एक्सिस निकाल ली किसी प्लैनेट की जिसकी अपन दूरी निकालना चाहते थे, तो ये दूरी निकल आई हमारी इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड्स। तो ऐसे मेजर अपन करते हैं इंफीरियर प्लैनेट्स के दूरी को। कई बुक्स में ए को, कई बुक्स में, यहां पर मैं केस बना रहा हूं,
इन सम बुक्स इट इज कंसिडर दैट AE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां पर लग जाएगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं इसके केस को, कि यहां पर हो जाएगा AE की जगह दैट इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ, वो अप्रोक्सीमेटली मान ली जाती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, इनटू टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट की स्क्वायर अपॉन अर्थ में यहां पर 1 ईयर आ जाएगा और यहां पर आपको AP मिल जाएगा। तो यहां से आपको दूरी मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला बन गया इंफीरियर प्लैनेट्स की दूरी डिटरमाइन करने का। तो मेरे को लगता है तुम्हें पूरा समय लगी होगी कि हाँ जी भी कि कैसे अपन दूरी निकालते हैं फार अवे प्लैनेट्स की। तो कुछ नहीं किया जाता, कंपैरिजन मेथड लगता है। इसमें क्या किया जाता है, जिस प्लैनेट की आपको दूरी पता करनी है उसका टाइम पीरियड पहले से आपको पता होना चाहिए। यहां पर TP हमें पता था, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ भी पता था, AE भी पता था, ठीक है। अपन ने दूरी निकाल ली AP दैट इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ प्लैनेट। तो ये था कैप्लर्स थर्ड लॉ के थ्रू सुपीरियर प्लैनेट्स की दूरी निकालने का मेथड। अभी क्या होता है कि कई बार हमें दूरी निकालनी होती है, डिस्टेंस निकालना होता है फार अवे प्लैनेट्स का, इससे भी फार अवे, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है ना। और जैसे कोई स्टार्स का अपन को दूरी निकालनी है, ठीक है। तो ये कैसे यूज होती हैं वो अभी अगले सेक्शन में अपन समझते हैं। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लो। तो बच्चे, अगर मैंने कहा कि अगर आपको स्टार्स की दूरी नापनी है तो वो कैसे नापी जाएगी, काफी दूर स्टार्स है ना, तो वो कैसे नापी जाएगी, उसको नापने के लिए अपन ना एक यहां पर जो कंसेप्ट यूज होता है, अर्थ पे जो कंसेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड इको मेथड, उसको नहीं यूज करते और उसी तरीके के एक कंसेप्ट को अपन यूज करते हैं। तो कैसे, पहले सीखना पड़ेगा इको मेथड। इको मेथड आगे हमें काफी हेल्प करेगा जानने में कि अपन काफी दूर वाली प्लैनेट्स की डिस्टेंस को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इको मेथड क्या होता है कि सपोज कर लीजिए यहां पर कोई हिल है, ठीक है, तो दिस इज हिल, कोई माउंटेन है और ये आप पर आप हो, तो आपने ये दूरी को जानना चाहते हो, इस दूरी को, तो आप कैसे जानोगे। आप, एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, बुलेट फायर की, बुलेट यहां तक पहुंचेगी, फिर क्या होता है, जो बुलेट का साउंड होता है, जब बुलेट यहां से टकराई और बुलेट का साउंड वापस आता है और आपको सुनता है, ठीक है। मैंने सपोज कर लीजिए बुलेट की वेलोसिटी रखी थी v, बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी v, और मान लिया आपको t टाइम के बाद, बुलेट चलने के बाद t टाइम के बाद उसकी इको सुनी, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो साउंड है उसने डबल डिस्टेंस ट्रेवल किया। पहले बुलेट चली, आगे तक गया और फिर उसका साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आया, तो डिस्टेंस ट्रेवल एक बार s हो गया और दूसरी बार भी s हो गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 2s। यहां पर v है स्पीड ऑफ साउंड, यहां पर स्पीड क्या है, साउंड की मैंने यूज की, तो जो स्पीड होगी वो होगी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस साउंड ने कवर किया बच्चे 2s, क्योंकि गोली चली तो पहली बार तब साउंड सुना, अब वो साउंड आगे जाके टकराएगा फिर वापस आएगा, तो डबल द दूरी कितने ट्रेवल की, इन दोनों के बीच में दूरी थी जो, उसके डबल दूरी ट्रेवल की, पहले जाने में फिर आने में, तो 2 गुना दूरी ट्रेवल की। सपोज कर लीजिए आप टाइम नोट कर रहे थे उतनी देर के लिए कि क्या टाइम है, कितने देर बाद मेरे को सुना इको, ये मैंने बुलेट शूट की और कितनी देर बाद मेरे को टाइम सुना, ये आप नोट कर रहे थे, तो वो टाइम आया t। तो हमें पता है ये होगी स्पीड ऑफ साउंड और ये होगी t। अभी इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकते हो, टाइम को इधर मल्टीप्लाई करा दो, v होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड, t है टाइम और डिवाइड बाय 2, यहां से आप दूरी निकाल सकते हो। तो s इक्वल्स टू v इंटू टी बाय 2। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है, इको मेथड कहा जाता है। काफी इजी मेथड है। क्या किया जाता है सर इको मेथड में, कुछ नहीं करना सर, हमें इसमें क्या करना होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की आप दूरी पता करना चाहते हो अपने बीच में, तो आपने वहां से एक बुलेट फायर की,
बुलेट की आवाज वहां उससे ऑब्जेक्ट से टकराएगी और वापस आएगी। तो जो आवाज है बुलेट की, बुलेट ने नहीं मैं कह रहा, जो आवाज है उसने 2 गुना दूरी ट्रेवल की। पहले तो जाते हुए आवाज सुनी, फिर आते हुए आवाज सुनेगी, ठीक है। तो साउंड ने दो बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 2s। उसको उसकी स्पीड ऑफ साउंड मैंने मान ली v। सपोज कर लीजिए मैंने अभी गोली फायर की है, तो फायर की अभी तक मेरे को उसकी रिफ्लेक्शन साउंड नहीं सुनी, मेरे को इको नहीं सुनी, तो अभी तक मैं टाइम नोट कर रहा हूं, तो अब सुन गई, तो मैं टाइम t, मेरे को लगा, मैंने नोट कर लिया कि इसको टाइम साउंड को वापस आने में कितना टाइम लगा, टाइम t लगा, तो इसको मैंने मान लिया t। अब ये t उधर मल्टीप्लाई होगा और 2 नीचे डिवाइड होगा, तो इससे आपको दूरी मिल जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा मेथड है जिसमें आपको क्या करना है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो काफी दूर है उसके से दूरी नापनी है, तो आप उसकी तरफ एक बुलेट फायर करते हो, होता क्या है कि साउंड वहां तक पहुंचता है फिर वापस आता है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 2s। सपोज कर लीजिए आपने वहां साउंड पहुंचने तक और वापस आने तक टाइम नोट किया था, तो t और v क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अभी वेलोसिटी आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड पता होनी चाहिए, टाइम्स ने आपसे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 नीचे आके डिवाइड हुआ, तो आपको क्या मिल गई, दूरी मिल गई। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये समझ लगी होगी इको मेथड। इसी इको मेथड को यूज करके हुए हमने एक मेथड बनाया, तो पहले मैं बता देता हूं, दिस मेथड इज यूज्ड, कहां यूज होता है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ अ हिल और माउंटेन, ठीक है। कोई बावड़ी जो होती है जहां पर पानी स्टोर होता है वो कितनी गहरी है, उसके लिए भी इको मेथड यूज किया जाता है। इको मेथड यूज करने में लिए क्या करते हैं अपन, यहां से जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, यहां से अपन जोर से चिल्लाए, साउंड नीचे गया, ठीक है, साउंड वापस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 2s, तो 2s अपॉन t इज इक्वल टू v, तो इसके लिए भी यूज होता है। तो ये होता है इको मेथड, ताकि अपन रिफ्लेक्शन मेथड को यूज कर सके। इसी मेथड के बेस के ऊपर अपन ने लगाया, यूज किया लेजर मेथड। लेजर मेथड में क्या होता है कि जो काफी फार अवे स्टार होता है उस पर लेजर छोड़ी जाती है, लेजर उससे टकराती है, वापस आती है। अब उस लेजर की हमें वेलोसिटी पता होती है, हमने टाइम भी नोट किया होता है कि वो कितनी देर बाद लेजर वापस आई, और यही फॉर्मूला लगा के अपन क्या कर सकते हैं, दूरी ढूंढ सकते हैं बिटवीन प्लैनेट। सर कैसे, ये देखो यहां पर कोई प्लैनेट है काफी दूर है, ठीक है, यहां से आपने लेजर भेजी, ठीक है, लेजर स्ट्राइक की और लेजर क्या आई, वापस आई, तो ये प्लैनेट की दूरी s पर लेजर ने 2 बार ट्रेवल की, तो 2s, ठीक है। टाइम आपने नोट कर लिया, वेलोसिटी आपको पता है, तो यहां से आपने डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट निकाल लिया। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ के ऊपर सैटेलाइट घूम रही होती हैं, अर्थ के ऊपर क्या होता है, सैटेलाइट्स कंटिन्यूअसली घूम रही होती हैं। एक सेकंड, तो यहां पर सैटेलाइट घूम रही थी, तो आपने यहां से रेडार फेंकी, रेडार सैटेलाइट से स्टार्ट की, वापस आई, दूर रेडार ने कितनी बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, रेडिएशन ने कितनी बार डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 बार, तो सर डिस्टेंस कितना कवर हुआ 2s, वापस कितनी देर में पहुंचा टाइम, तो उसको वापस पहुंचने में टाइम लगा t, हमें वेलोसिटी पता थी, डिस्टेंस अपन ने इसी फॉर्मूले से निकाल लिया। तो इससे इसी को यूज करके डिफरेंट मेथड बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर मेथड। लेजर का मतलब होता है, चलो मैं इसका आगे बताता हूं, ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ नहीं करना, एक चीज को फेंका, ठीक है, वो वापस आई, दूरी उसने 2s ट्रेवल की, उसकी वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, टाइम आपको पता होना चाहिए, आप दूरी पता कर सकते हो, सिंपल फॉर्मूला लगा के s इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। तो मैं ये बता रहा हूं कि डिफरेंट मेथड होते हैं जिनमें ये यूज होती है। देखो यही मेथड, तो पहला जो मेथड होता है वो होता है लेजर मेथड। लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेजर ये होती है, और इसकी लेजर की फुल फॉर्म ये है, इसको यूज किया जाता है टू मेजर द डिस्टेंस, वही करेंगे s इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। ये प्लैनेट्स को यूज करने के लिए मेजर आती है। अगर मेरे को सैटेलाइट्स की दूरी मेजर करनी है तो मैं रेडार यूज करता हूं बच्चे, ठीक है, रेडार अपन यूज करते हैं,
रेडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसमें भी वही सेम काम होता है, रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, दूरी 2 बार ट्रेवल होगी, वेलोसिटी आपको पता होती है, टाइम आपको पता होता है, उससे आप ये वाला फॉर्मूला निकाल के दूरी निकाल सकते हो। तो इस ये यूज होती है इन ऑर्डर टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। अच्छा, एक होता है बच्चे सोनार। सोनार कहाँ यूज होता है बच्चे? सोनार सबमरीन में यूज होती है, सोनार टेक्निक सबमरीन में यूज होती है। कैसे, क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो ये सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन में बहुत आगे का डिस्टेंस विजिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर आपको देखना है कि आगे कहीं कोई पहाड़ तो नहीं है, मतलब कोई रोक रोक तो नहीं है समुद्र के अंदर, तो सबमरीन क्या करती है, यहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रैवल करती हैं यहां से, फिर यहां पर आती हैं वापस। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती हैं? एस, 2s डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। अपन को वेलोसिटी पता होती है और 2 से अपन डिवाइड करा देते हैं, तो हम डिस्टेंस दूरी निकाल लेते हैं कि वो जो ऑब्स्टेकल है वो कितनी दूरी पे है अंडर, जब हम सबमरीन में होते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगर अपन को पता करनी है कोई क्रैक है शिप में, तो ये उसके लिए भी काम आती है। तो देखो कंसेप्ट वही है, इको मेथड ही लग रहा है हर जगह, तो यही कंसेप्ट चल रहा है। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये समझ लग गई होगी। अभी जितने भी लार्जर डिस्टेंस है उन सभी को मेजर करने के अपन मेथड पढ़ आए हैं। अब जो आगे मेथड होगा, लास्ट वीडियो में जो मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं, वो मेथड होता है मेथड टू मेजर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। एटॉमिक डिस्टेंस को कैसे मेजर करना है, उसको मेजर करने के लिए अपन ये यूज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी समझ लिया जितने भी मेथड थे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, सारे मेथड्स आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। अब बात करते हैं, सर कोई मेथड बताओ जो एटॉमिक साइज को बता दे, ठीक है। तो अपन करने जा रहे हैं, एक ही मेथड अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड तो एक और होता है, लेकिन उसको अपन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, 5 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। लेकिन ये वाला मेथड ही आपको काम आएगा और बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो एवोगेड्रो लॉ को अपन यूज करते हैं, इज यूज टू मेजर एटॉमिक रेडियाई। किस, एवोगेड्रो लॉ को मैं यूज करता हूं टू मेजर एटॉमिक रेडियाई। तो एवोगेड्रो लॉ क्या कहता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो केमिस्ट्री वाला एवोगेड्रो लॉ और फिजिक्स वाला एवोगेड्रो लॉ सेम है, कोई फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा क्या है, केमिस्ट्री में अलग डेफिनेशन गिवन है, फिजिक्स में अलग डेफिनेशन गिवन है। तो फिजिक्स में 1 ग्राम की डेफिनेशन गिवन है, वो ओवरऑल डेफिनेशन गिवन है। तो केमिस्ट्री वाला नहीं, अभी अभी फिजिक्स में देख रहे हूं एवोगेड्रोस लॉ, ठीक है, और वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि फिजिक्स में अपन एटॉमिक रेडियो नहीं बचे रेडियस, ठीक है, कि कैसे अपन उसको यूज करते हैं। तो फिजिक्स में एवोगेड्रो लॉ क्या बताता है? एवोगेड्रो लॉ बताता ये है आपको कि जो 1 ग्राम गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, 1 ग्राम गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, जैसे समझ लीजिए कि यहां पर गैस भरी पड़ी है और इसका वैल्यू है 1 ग्राम, यहां पर पूरी गैस फिल है इस V वॉल्यूम के कंटेनर में, 1 ग्राम गैस। अभी मैं इन सभी गैस पार्टिकल्स को इकट्ठे जोड़ के यहां पर एक सॉलिड बना देता हूं, इन सभी पार्टिकल्स को जोड़ के एक सॉलिड बन, तो इस जो सॉलिड पार्टिकल का वॉल्यूम है उसको मैं मान लेता हूं V। तो ये जो V वॉल्यूम है 1 ग्राम गैस का, वो 2/3 टाइम्स होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। लगी समझ? नहीं लगी तो फिर एक बार और सुनो। मैंने क्या कहा कि गैस है, बिखरी पड़ी होगी, ठीक है। सपोज कर लीजिए 1 ग्राम गैस ने V वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ठीक है। मैंने कहा सभी मॉलिक्यूल्स या एटम्स को इकट्ठा कर दो और इकट्ठा करने के बाद मेरे को बताओ कि उसका वॉल्यूम कितना। उसका वॉल्यूम आया स्मॉल v, छोटा v। तो ये जो छोटा v है इस बड़े v से रिलेट किया गया है, बड़े वॉल्यूम से। तो जो छोटा 1 ग्राम जो एक्चुअल में ऑक्यूपाई करती है वो 2/3 टाइम्स होता है जब वो गैसियस स्टेट में ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो मेरे को लगता है तुम्हें समझ लग गया होगा।
सिंपल मैं इतना स्टेटमेंट तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि एवोगैड्रो लॉ इतना ही कहता है कि एक्चुअली अगर गैस को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे रख दिया जाए तो ये वॉल्यूम 2/3 टाइम्स होगा ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि गैस ने ऑक्यूपाई किया था, 1 ग्राम गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। लास्ट टाइम रेपिटेशन दे रहा हूं ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं कह रहा हूं कि एवोगैड्रो लॉ कहता है कि जो गैस है, ठीक है, अगर उसके हर मॉलिक्यूल को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दे तो उसका वॉल्यूम V मान लें, तो एक्चुअल में ये जो V वॉल्यूम है वो 2/3 टाइम्स होगा जो वॉल्यूम उसने पहले ऑक्यूपाई किया हुआ था पूरा। अभी देखो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। ये क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम of a gas is 2/3 times the volume occupied by it। तो सभी गैस को जब एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसका वॉल्यूम मान लीजिए V, ठीक है, वो 2/3 टाइम्स होता है एक्चुअल वॉल्यूम के, गैस के, जो उसने जब वो गैस स्टेट में थी तो उसने V वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था। ठीक है, तो ये किसके लिए वैलिड है सर? 1 ग्राम के लिए वैलिड है। सर ये हेल्प कैसे करेगा? तो चलो देखते हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं, एक चीज होती है मोलर मास। मोलर मास ऑफ द गैस का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का या एक मोल का कितना एटॉमिक वेट है। तो मैंने क्या कहा, एक चीज होती है हमारे पास मोलर मास। मोलर मास क्या होता है? जैसे H2SO4 लिखते हैं तो इस मॉलिक्यूल का जो वेट है अगर अपन ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसे हम कहते हैं मोलर मास। ठीक है, तो केमिस्ट्री में नहीं जाना क्योंकि ये फिजिक्स का अभी टॉपिक चल रहा है। तो अपन में सिंपल कहते हैं कि जो मोलर मास है, मान लीजिए गैस का है m ग्राम्स। ठीक है, अगर मोलर मास है गैस का आपके पास, ठीक है, तो m ग्राम ऑक्यूपाई कर रही होगी एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। तो ये तुम्हें याद रखनी है बात कि अगर मोलर मास गैस का कितना है, m ग्राम्स है, तो उसमें पार्टिकल कितने होते होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने, मतलब 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे उसके गैस में। तो मैं पूछूं कि 1 ग्राम गैस में कितने पार्टिकल्स होंगे, वो हो जाएगा Na/m। ये 1 ग्राम में पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, अभी 1 ग्राम ने एक्चुअली वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया होगा? वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ गैस पार्टिकल्स। वो हो जाएगा बच्चे Na इंटू m, ये नंबर है बच्चे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इंटू V, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल या एटम, या मॉलिक्यूल या गैस, या गैस पार्टिकल। इतना तुम्हें समझ लग गया? तो मैंने क्या कहा कि मोलर मास जो होगा किसी गैस का, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/m पार्टिकल्स होंगे। अभी एक पार्टिकल का वॉल्यूम V मान लिया तो टोटल वॉल्यूम जो 1 ग्राम ने ऑक्यूपाई किया होगा वो हो जाएगा Na/m इंटू V। इतनी मेरे को लगता है तुम्हें बात समझ लगी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं ना क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है, फिर अगले पेज पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको ये यहां तक नोट कर लो, फिर से ये दोबारा से लिखता हूं मैं। तो कभी भी गैस का मोलर मास है आपके पास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर जितने। तो सपोज कर लीजिए इस गैस का मास है m ग्राम्स, तो m ग्राम के अंदर मोलर मास है इसका m ग्राम्स, तो m ग्राम मास के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? Na। तो 1 ग्राम के अंदर कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? Na/m। 1 ग्राम के अंदर इतने गैस पार्टिकल्स होंगे। अभी सर इतना समय लग गया कि 1 ग्राम के अंदर कितने गैस पार्टिकल्स होंगे, तो मैंने कहा अगर एक गैस पार्टिकल का वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V है, तो 1 ग्राम गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा?
सारे पार्टिकल से क्या कर दें अपन, मल्टीप्लाई कर दें। एक गैस का वॉल्यूम कितना है, V, ठीक है। तो इतने सारी गैस पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा, Na/m इंटू वी। और इतने सारे गैस पार्टिकल कब होते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, 1 ग्राम गैस होती है। तो 1 ग्राम गैस का वॉल्यूम कितना हो गया, 1 ग्राम गैस वॉल्यूम हो गया Na/m इंटू वी। अभी अपन एवोगैड्रो लॉ पढ़ के आए हैं, ये जो ग्राम, एक्चुअल ग्राम, 1 ग्राम गैस ने ऑक्यूपाई किया होता है, वो 2/3 टाइम्स होता है एक्चुअल वॉल्यूम के। ये 2/3 टाइम्स होता है एक्चुअल वॉल्यूम के, ठीक है। ओके सर। सर अगर अपन देखें तो ये वॉल्यूम लिखा जा सकता है, एटम को अगर स्फेरिकल मान लें या गैस पार्टिकल को स्फेरिकल मान लें, तो वॉल्यूम लिखा जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ गैस पार्टिकल। और सर इस वॉल्यूम को लिखा जा सकता है मास अपॉन डेंसिटी, पर आपको पता है कि मास कितना है, 1, तो इसे लिख दो 1/डेंसिटी। अभी यहां से 3 से 3 कट जाएगा, यहां से 2 कट गया, यहां से आप देखो r क्यूब रहने दो, बाकी सारी चीजें शिफ्ट कर दो, 1/रो m बचे, और यहां पर 2, यहां से 2 और यहां पर भी 2 आ गया, तो m ऊपर जाएगा, m n ए नीचे आएगा, n ए नीचे आ गया, 2 भी नीचे आएगा तो 2 नीचे आ गया, और पाई भी नीचे आएगा तो यहां पर पाई नीचे आ गया। तो मतलब कि r अगर निकालना है तो अपन को सिंपल फॉर्मूला लगाना है, m अपॉन डेंसिटी पाई टाइम्स एवोगैड्रो नंबर की क्यूब रूट। तो ये होगा गैस पार्टिकल का रेडियस। तो इस मेथड को अपन यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। मैंने यूज किया एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कहता है कि गैस, 1 ग्राम गैस जो एक्चुअली वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मतलब अब पूरी गैस को एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दो, तो एक्चुअली जो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है वो 2/3 टाइम्स होता है जो उसने अपीयर होता है, क्योंकि वो फैली पड़ी होती है। तो पूरा वॉल्यूम उसने अगर V ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, वो एक्चुअल में, तो छोटी गैस का वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, तो अगर एक पार्टिकल्स, 1 ग्राम पार्टिकल ने जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसको मैं V मान लूं, और जब वो बिखरी पड़ी होंगी, है ना, एक पूरी स्पेस में बिखरी पड़ी होंगी, तो उसने वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, 2/3 टाइम्स V। तो यही है एवोगैड्रो लॉ, वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल और ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस पार्टिकल जो पूरा उन्होंने किया हुआ, जो कंटेनर के अंदर वो होती है। तो मैंने कहा कि मोलर मास मान लो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, ठीक है। मोलर मास में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर जितने, तो मैंने कहा 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, इतने। अभी अगर एक गैस पार्टिकल का वॉल्यूम V, तो इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे को पता चल गया कि 1 ग्राम गैस का वॉल्यूम कितना हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन मास इनटू वॉल्यूम। अभी एवोगैड्रोस लॉ तो हमें पहले से बता के आता है कि जितना भी 1 ग्राम वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस ऑक्यूपाई करती है, वो 2/3 टाइम्स होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द कंटेनर, पूरे कंटेनर में। तो यहां पर वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, वेयर V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल एंड r इज द रेडियस ऑफ गैस पार्टिकल। इस वॉल्यूम को आप लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी। आपको पता है आपने मास 1 ग्राम कंसीडर किया गैस का, तो यहां पर 1 रहने दिया। यहां से अपन ने कटिंग की तो यहां से r का रिलेशन निकल आया, दैट इज r इज इक्वल टू m अपॉन डेंसिटी पाई Na की क्यूब रूट। तो मेरे को इतनी समझ लगी। बस इसमें यही कंसेप्ट याद रखना है तुम्हें कि कोई भी गैस हो, उसका जो 1 ग्राम एक्चुअल वॉल्यूम है, जब सभी इकट्ठे हो जाते हैं, वो 2/3 टाइम्स होता है जितना उसने ऑक्यूपाई किया होता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है तुम्हें ये समझ लग गई होगी, और ये अपन ने एक तरीका निकाला जिसमें अपन पार्टिकल्स के डिस्टेंस को अपन मेजर कर सकते हैं। आगे वाली वीडियोस में अपन लाएंगे मेथड्स टू मेजर मास एज वेल एज मेथड टू मेजर लेंथ। लेंथ का तो हो गया, मेथड टू मेजर टाइम। तो उसके बाद अपन जो थर्ड वीडियो आएगी हमारी, ये अगर ये मैं पहले मान लूं, दूसरी वीडियो आएगी मास को मेजर करने और टाइम को मेजर करने के लिए। उससे अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी डायमेंशंस के ऊपर। थैंक यू।